अब भारत का भी अपना स्पेस डिफेंस एजेंसी होगी जो हमें स्पेस से जुड़े खतरों से बचाएंगी। डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा एजेंसी है। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में है। एजेंसी को भारत की अंतरिक्ष युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस संपत्ति के संचालन का काम सौंपा गया है। DSA सशस्त्र बलों की सभी 3 शाखाओं से कर्मियों को आकर्षित करता है। डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA और डिफेंस साइबर एजेंसी DCA के निर्माण को 28 सितंबर को जोधपुर वायु सेना स्टेशन में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2018 दिल्ली में रक्षा इमेजरी प्रसंस्करण और विश्लेषण केंद्र और भोपाल में रक्षा उपग्रह नियंत्रण केंद्र को DSA द्वारा समाहित कर लिया गया था। DSA बाहरी अंतरिक्ष में भारतीय हितों की रक्षा के लिए सिस्टम संचालित करेगा और संभावित अंतरिक्ष युद्धों से निपटेगा। एजेंसी के पास एक अंतरिक्ष युद्ध रणनीति विकसित करने की जिम्मेदारी होगी। यह सिग्नल इंटेलिजेंस SIGINT, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस COMINT और अंतरिक्ष आधारित ट्रैकिंग सिस्टम जैसे क्षेत्रों में काम करता है। रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी संपादन करना। रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DSRA एक वैज्ञानिक संगठन है जो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के लिए अंतरिक्ष युद्ध प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। DSRA को जून 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। DSRA वैज्ञानिकों से बना है जो एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में अनुसंधान और विकास करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटी सैटेलाइट हथियार सिस्टम वर्तमान में विकास के अधीन हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नासा अब पृथ्वी को उल्कापिंड उर्फ मेटेरॉइड से बचा सकता है। कुछ दिन पहले नासा ने एक बड़े उल्कापिंड उर्फ मेटेरॉइड के 160 मीटर चौड़े चंद्रमा डिमोर्फोस में एक गाय के आकार के अंतरिक्ष यान की टक्कर करते हुए एक ग्रह रक्षा मिशन का नकली परीक्षण किया। आज एजेंसी ने पुष्टि की कि मिशन सफल रहा। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ये अंतरिक्ष यान का नाम है। अब नासा किसी भी मेटेरॉइड या उल्कापिंड को अपने चालू रास्ते से हटाकर नए रास्ते में पहुंचा सकते हैं। अब हम अंतरिक्ष सुरक्षा की और बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हम पूरी तरह से रोमांचित हैं, उत्तरी एरिज़ोना विश्वविद्यालय के एक ग्रह वैज्ञानिक क्रिस्टीना थॉमस कहते हैं, जिन्होंने मिशन के लिए अवलोकन दल का नेतृत्व किया। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने घरेलू ग्रह की रक्षा करें। यह मिशन दिखाता है कि ब्रह्मांड जो कुछ भी हम पर फेंकता है उसके लिए नासा तैयार होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नासा बनाएंगे स्पेस में लिफ्ट। हमने नासा को रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करते हुए देखा है, पर अब नासा का ये कहना है कि स्पेस में अब एक लिफ्ट बनाई जाएगी। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष लिफ्ट बनाने का प्लान रेडी है और दुनिया भर के साइंटिस्ट आशावादी हैं कि स्पेस लिफ्ट बनाया जा सकता है। टोक्यो में स्थित एक वैश्विक निर्माण फर्म ने कहा है कि वह 2050 तक एक का निर्माण करेगी और चीन 2045 तक जल्द से जल्द एक का निर्माण करना चाहता है। स्पेस एलिवेटर बनाने के कई कारण हैं। स्पष्ट एक प्रमुख ऊर्जा और लागत बचत है। यह रॉकेट की तुलना में कक्षा में जाने का अधिक व्यावहारिक तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। नासा वाले उगाएंगे अंतरिक्ष में टमाटर। क्या नासा अंतरिक्ष में टमाटर उगा पाएंगे? अगर टमाटर उगे तो और कौन सब्जियां उगाई जाएगी, जानेंगे इस वीडियो में। हम टमाटर का परीक्षण कर रहे हैं, प्रकाश स्पेक्ट्रम के प्रभावों को देखते हुए कि फसल कितनी अच्छी तरह से बढ़ती है, टमाटर कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं और फल और पौधों पर माइक्रोबियल गतिविधि। नासा लाइफ साइंसेज प्रोजेक्ट साइंटिस्ट गियोया मस्सा ने कहा, हम चालक दल के व्यवहारिक स्वास्थ्य पर फसल उगाने, देखभाल करने और खाने के समग्र प्रभाव की भी जांच कर रहे हैं। ये सब भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। चालक दल इन टमाटरों को सब्जी उत्पादन प्रणाली ISS के अंतरिक्ष उद्यान में उगाएगा, जिसका उपयोग चालक दल के लिए कुछ भोजन उगाने के लिए किया जाता है। मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी क्योंकि सब्जी उत्पादन प्रणाली केवल एक सूटकेस के आकार की होती है। हालांकि इसने चालक दल को सफलतापूर्वक लेट्यूस, कैबेज, केल और मिर्च उगाने से प्रतिबंधित नहीं किया है। मिश्रण में फेंके गए टमाटर के साथ शायद अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष सलाद का संस्करण बनाने में सक्षम होंगे। चालक दल को अपना भोजन खुद उगाने में सक्षम बनाने से वे और अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
ये भविष्य में मददगार होगा क्योंकि नासा ने 2024 तक इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। अंतरिक्ष एजेंसी की योजना दशक के अंत तक चंद्र आधार स्थापित करने की भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन हम अब कर सकते हैं। पिछले साल नासा ने कुछ ऐसा हासिल किया जिसका विज्ञान कथा लेखक दशकों से सपना देख रहे थे। इसने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया। एजेंसी के परसिवेरेंस रोवर से जुड़ी एक माइक्रोवेव आकार की डिवाइस ने कार्बन डाइऑक्साइड को 10 मिनट की सांस लेने वाली ऑक्सीजन में बदल दिया। अब भौतिकविदों का कहना है कि वे प्लाज्मा रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करने के लिए एक छोटे पैकेज में संभवतः अधिक ऑक्सीजन बनाने के लिए आए हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रायोगिक वैज्ञानिक माइकल हेचेट कहते हैं, तकनीक किसी दिन न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर सांस लेने में मदद कर सकती है, बल्कि ईंधन और उर्वरक बनाने के तरीके के रूप में भी काम कर सकती है। लेकिन ऑक्सीजन मेकिंग रोवर इंस्ट्रूमेंट का नेतृत्व करने वाले हेचेट का कहना है कि नए दृष्टिकोण में अभी भी कई चुनौतियां हैं, इससे पहले कि यह हमारे सौर पड़ोसी की सवारी को रोक सके। जब परसेवियरेंस 2020 में J0 क्रेटर में उतरा, तो इसने मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी को अंजाम दिया। यह उपकरण मंगल ग्रह की हवा खींचता है, जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के बीच करंट पंप करके मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आयनों में विभाजित कर सकता है। ऑक्सीजन आयन तब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एलियंस ने संपर्क किया तो हम कैसे जवाब दें? आज नहीं तो कल एलियंस हमसे संपर्क करेंगे। यह अपरिहार्य है और हमें बातचीत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम कैसे संवाद करते हैं, ये बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक भी उन्हीं सवालों को हल कर रहे हैं। साइंस फिक्शन फिल्में इस बात की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं कि जब हम एक विदेशी सभ्यता से मिलते हैं तो क्या होगा, लेकिन हम वास्तव में क्या करेंगे अगर हमें पता चले कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय के अनुसार ठीक यही है कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र में वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं। सेटी पोस्ट डिटेक्शन हब की मेजबानी स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी और प्रभाव आकलन, प्रोटोकॉल, प्रक्रियाओं और संधियों को बनाने के लिए विज्ञान और मानविकी के विशेषज्ञों के लिए एक समन्वय केंद्र होगा, जिसका उपयोग हमारे प्राप्त होने की स्थिति में किया जा सकता है। एक एलियंस के साथ संपर्क करें। एलियन जीवन का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों के लिए इसकी सबसे अच्छी व्यवहारिक सलाह व्यापक वैज्ञानिक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करना है। उस संबंध में सेटी पोस्ट डिटेक्शन हब संभावित रूप से पर्याप्त नीतिगत अंतर को बंद कर सकता है। सोशल मीडिया के जमाने में किसी एलियन इंटेलिजेंस से संपर्क की खबर जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या हम कभी मार्स यानी मंगल ग्रह पर जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इंसान चंद्रमा पर जा चुका है, पर अब हम मंगल ग्रह पर इंसानों कब भेजेंगे? नासा के अनुसार ये मिशन की प्लानिंग हो रही है। 2040 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजा जाएगा, पर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 2029 तक इंसान मंगल ग्रह पर जा पाएंगे। किसकी बात सच होगी, ये हमें वक्त बताएगा। पर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। मंगल ग्रह की यात्रा के लिए चंद्रमा पर होटल की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ ही सालों में मंगल ग्रह पर जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन हमें उससे पहले चांद पर रुककर आगे जाने का फ्यूल और सामान लेना पड़ेगा। अब ये सब संभव होगा केवल नासा के आर्टेमिस 1 मिशन की वजह से। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के अनुसार केवल चंद्रमा पर उतरने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अंतरिक्ष यात्रियों के रहने योग्य बनाने के बारे में भी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी चाहती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खगोलविद कम से कम 2 महीने चंद्रमा पर रहें, जिससे बड़ी वैज्ञानिक सफलता मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वे इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। पहला कदम पहले ही उठाया जा चुका है। अमेरिकी एजेंसी ने हाल ही में ओरियन कैप्सूल के साथ अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया, जो चंद्रमा का पता लगाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा पे बेस बनाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की तलाश करेगा। अंतरिक्ष यात्री अरबों वर्षों से चंद्र रॉक रिकॉर्ड में संरक्षित ऐतिहासिक खगोलीय घटनाओं के संकेतों को देखने के लिए चंद्र आधार से जांच कर सकते हैं। साक्ष्य को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पर कोई चुंबकीय क्षेत्र या वातावरण नहीं है।
ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और रिसर्च देखो को सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता था कि चांद कभी पृथ्वी का हिस्सा था? कई साल पहले पृथ्वी के भवती चांद नहीं था, पर साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी को एक विशाल उल्कापिंड से टकराव हुआ। इस टकराव में पृथ्वी के 2 हिस्से हुए। उसमें से छोटा हिस्सा हमारा चांद बना। गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा। ऐसे बना हमारा चंद्रमा। क्या आपको ये पता था? नीचे कमेंट में लिखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल का असली कलर ब्लैक नहीं है? आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा कि वह एक मरे हुए स्टार से बनता है जो अपने इर्द गिर्द के सारे मटेरियल को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसा ही ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है। पर क्या आपको पता है ब्लैक होल का जो कलर है वो ब्लैक यानी काला नहीं है। हम जब एक वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु से लाइट टकराकर हमारे आँख में वापस आती है, मतलब कि हम उस वस्तु को देख पाते हैं इस प्रक्रिया में। पर जब साइंटिस्ट ब्लैक होल को देखते हैं तब कोई लाइट वापस टकराकर नहीं आती, क्योंकि वह ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। इस कारण ब्लैक यानी काला होल हमें ब्लैक दिखता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल कलरलेस है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं है। क्या आपको ये पता था? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। 4.6 अरब साल पुराने उल्कापिंड से पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति का पता चल सकता है। 4.6 अरब साल पुरानी अंतरिक्ष चट्टान, जो फरवरी 2021 में अंग्रेजी शहर विंचकोम्बे में एक परिवार के घर के सामने गिरी थी, में पानी है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी की रासायनिक संरचना के समान है। हमारे ग्रह के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। जीवन देने वाले पदार्थ के साथ बीजित किया गया था। जब युवा सौर मंडल के चट्टानी आंतरिक ग्रह पहली बार आपस में जुड़े, सूरज के पास बिलबिलाते गैस और धूल के गर्म बादलों से थककर वे महासागरों के निर्माण के लिए हमारे तारे के बहुत करीब थे। वास्तव में एक निश्चित बिंदु, जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है, के बाद कोई भी बर्फ वाष्पीकरण से बच नहीं सकती है, जिससे युवा पृथ्वी एक बंजर और दुर्गम परिदृश्य बन जाती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद यह बदल गया, जब बाहरी सौर मंडल से बर्फीले क्षुद्रग्रहों के एक समूह ने जमे हुए पानी को हमारे ग्रह पर पिघलाने के लिए लाया। अब साइंस एडवांसेज जर्नल में 16 नवंबर को प्रकाशित विंचकोम्बे उल्कापिंड का एक नया विश्लेषण इस सिद्धांत को वजन देता है। स्पेस रॉक, एक दुर्लभ कार्बन समृद्ध प्रकार जिसे कार्बोनेसिस चोनरेट कहा जाता है, को जमीन में धंसने के कुछ ही घंटों बाद एकत्र किया गया था और इसलिए यह काफी हद तक अनियंत्रित रहता है, जिससे यह विश्लेषण के लिए उपलब्ध सबसे प्राचीन उल्कापिंडों में से एक बन जाता है। लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के एक रिसर्च फेलो, प्रमुख लेखक एशले किंग ने कहा, यह समय के माध्यम से सौर मंडल की मूल रचना की एक आकर्षक झलक पेश करता है। चट्टान के अंदर खनिजों और तत्वों का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक्सरे और लेजर के साथ पॉलिश, गर्म और बमबारी की, जिससे पता चला कि यह बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में एक क्षुद्रग्रह से आया था और उल्कापिंड के द्रव्यमान का 11% पानी था। क्षुद्रग्रह के पानी में हाइड्रोजन 2 रूपों में आया, सामान्य हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप, जिसे ड्यूटेरियम के रूप में जाना जाता है, जो भारी पानी बनाने के लिए जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का अनुपात पृथ्वी पर पानी में पाए जाने वाले अनुपात से मेल खाता है, जिसका अर्थ है कि उल्कापिंड का पानी और हमारे ग्रह का पानी एक ही उत्पत्ति का बिंदु है। चट्टान के अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन और उसके बाद के जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक भी पाए गए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चीन बनाना चाहता है चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या चाइना न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पे बना पाएगा? क्या बाकी देश उन्हें ये रिएक्टर बनाने की परमिशन देंगे? क्यों बनाना चाहता है चाइना स्पेस में परमाणु रिएक्टर? सारे सवाल का जवाब वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। पर वीडियो देखने से पहले कृपया हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन सुबह 11 बजे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए पेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चाइना चांद पर बेस बनाना चाहता है जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन का मून बेस, जिसे 2028 तक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाना है, परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है। परियोजना का खुलासा चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के मुख्य डिजाइनर वू वीरेन ने किया था।
वू ने राज्य प्रसारक CCTV को बताया कि चीन एक नई प्रणाली विकसित कर रहा है जो चंद्रमा स्टेशन की दीर्घकालिक हाई इंटेंसिटी एनर्जी मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। उन्होंने नियोजित रिएक्टर के प्रकार के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन वेबसाइट स्पेस न्यूज ने अगस्त में बताया कि 2019 के बाद से विकास के तहत 1 मेगावाट डिजाइन ने चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक प्रदर्शन मूल्यांकन पास कर लिया था। स्टेशन की संचार सुविधाओं का भी समर्थन करेगा, जो पृथ्वी के साथ संपर्क बनाए रखेगा और गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर पृथ्वी, मंगल और अंतरिक्ष यान के बीच सिग्नल रिले करेगा। चीन अभी भी मिशन को अंजाम देने वाले अंतरिक्ष यान को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। वे देश के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के चौथे चरण से संबंधित हैं। पिछले मिशनों ने परिक्रमा की, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को छुआ और चट्टान के नमूने लौटाए, लेकिन अभी तक चीन ने अंतरिक्ष यात्री को उतारने का प्रयास नहीं किया है। वू ने कहा कि चीन अगले 10 से 15 वर्षों में 3 अन्य मुख्य उद्देश्यों का पीछा करेगा, अर्थात क्षुद्रग्रह का पता लगाना, ग्रहों की खोज और भारी शुल्क वाले लॉन्च वाहनों का विकास। उन्होंने कहा, हमें चंद्रमा, मंगल पर मानव लैंडिंग और जमीन और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच बड़े पैमाने पर परिवहन का समर्थन करने के लिए अपने रॉकेटों की जोर शक्ति को कम से कम 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। चांद किसी भी देश की संपत्ति नहीं है। इस कारण की वजह से चाइना को कोई देश ऑफिशियली ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। पर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना खतरे से खाली नहीं। क्या चांद पर चेरनोबिल जैसा हादसा होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या आपको लगता है चाइना ये कदम सही है? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सोमालिया उल्कापिंड में वैज्ञानिकों ने 2 खनिजों की खोज की जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे गए। साइंटिस्ट को मिला ऐसे खनिज जो धरती पर पहले कभी पाए नहीं गए। अब ये सवाल उठता है कि ऐसे कितने खनिज है ब्रह्मांड में जिसे इंसानों ने कभी देखा ही नहीं। इन लापता खनिजों से विज्ञान और मेडिकल क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे जानेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो देखने से पहले कृपया हमें सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए एक नई विज्ञान और तकनीक से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। सोमालिया में 2020 में एल उल्कापिंड का पता चला था और इसने 2 अज्ञात खनिजों की उपस्थिति से शोधकर्ताओं को चौंका दिया था। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी अफ्रीका में उतरे एक उल्कापिंड में कनाडा के शोधकर्ताओं ने 2 नए खनिजों की खोज की है। 15 टन एल उल्कापिंड 2020 में सोमालिया में पाया गया था। यह 2 मीटर से अधिक चौड़ी पृथ्वी पर पाई जाने वाली 9वीं सबसे बड़ी आकाशीय चट्टान है, आउटलेट ने आगे कहा। चट्टान का 70 ग्राम का टुकड़ा अल्बर्टा विश्वविद्यालय के उल्कापिंड संग्रह को वर्गीकरण के लिए भेजा गया था, जहां शोधकर्ताओं ने कुछ परीक्षण किए और नए खनिजों को खोजने के लिए चकित थे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी इंटरप्लानेटरी इनिशिएटिव के प्रबंध निदेशक लिंडी एल्किन स्टैंटन के बाद उल्का के बाद नए खनिजों का नाम इलालाइट रखा गया है। एक संभावित तीसरे खनिज पर भी विचार किया जा रहा है। लाइफ साइंस के अनुसार शोधकर्ता अब खनिजों के भौतिक विज्ञान अनुप्रयोगों पर गौर करेंगे। हालांकि उल्कापिंड से भविष्य की वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि मुश्किल हो सकती है। आउटलेट ने कहा कि उल्कापिंड को अब संभावित खरीदार की तलाश में चीन ले जाया गया है, जो जांच के लिए शोधकर्ताओं की अंतरिक्ष चट्टान तक पहुंच को सीमित कर सकता है। क्या हमें ऐसा खनिज मिल सकता है जिसे हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है? क्या हमें ऐसा खनिज मिल सकता है जो कि हमें स्पेसशिप बनाने में मदद कर सकता है? हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है और उतनी ही बड़ी हमें विज्ञान के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद हमें है। स्पेस में 2 एक जैसे धातु की वेल्डिंग अपने आप होती है। क्या आपको पता है अगर आप अंतरिक्ष में एक ही प्रकार की धातु के 2 टुकड़े स्पर्श करें तो वे बंध जाएंगे और स्थायी रूप से एक साथ चिपक जाएंगे। धरती पर वेल्डिंग करने के लिए हमें हमारे वातावरण और ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में रिपेयरिंग के लिए 2 एक जैसे धातु को सिर्फ स्पर्श करके वेल्डिंग करते हैं, जिसमें न ही ऑक्सीजन और न ही वातावरण का उपयोग होता। पर स्पेस में रहने के वजह से धातु में ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। अगर ऑक्साइड की परत हो तो 2 धातु जुड़ नहीं सकते। इस कारण एस्ट्रोनॉट को ये परत हटाकर वेल्डिंग करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। परमाणु कचरे से अंतरिक्ष मिशन की बैटरी बनाई जाएगी। न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकला हुआ न्यूक्लियर कचरा होता है, वो कचरा काफी रेडियो एक्टिव होता है और उसका वेस्ट मैनेजमेंट काफी मुश्किल होता है। अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशनों को शक्ति प्रदान करने के लिए परमाणु कचरे अमेरिकायम से बनी बैटरियों का विकास कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार ये टेक्नोलॉजी इस दशक के अंत तक तैयार होगी।
एक बार विकसित हो जाने के बाद उसी मूल ऊर्जा प्रणाली का किसी भी मिशन पर पुनः उपयोग किया जा सकता है जिस पर सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। ये टेक्नोलॉजी नासा भी डेवलप कर रही है। आपको क्या लगता है कि हम स्पेस में न्यूक्लियर वेस्ट बैटरी भेजनी चाहिए? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए एक नई विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। क्या आपको पता है कि स्पेस में जाने से आप लंबे हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपने सही सुना, स्पेस में जाके आपकी हाइट बढ़ जाती है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री लगभग 5 सेंटीमीटर 2 इंच बढ़ सकते हैं। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण की कमी है जो उनकी रीढ़ की डिस्क को फैलाता है, जिससे वे लंबे हो जाते हैं। यह तब साबित हुआ जब अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में 340 दिन बिताए और जब वह पृथ्वी पर लौटे तो वह अपने जुड़वां भाई से भी लंबा हो गया। क्या आप अपनी हाइट बढ़ने के लिए स्पेस में जाएंगे? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। डार्क एनर्जी क्या है? आपको पता है हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड बढ़ रहा है, पर ये ब्रह्मांड को कौन बढ़ा रहा है? उस प्रश्न का उत्तर है डार्क एनर्जी। ये एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को बढ़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी में से 72% डार्क एनर्जी है। प्रश्न का एकमात्र वास्तविक उत्तर डार्क एनर्जी क्या है? वर्तमान में हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी होती है और डार्क एनर्जी पर संशोधन अभी भी जारी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण हमेशा से एक आकर्षक क्षेत्र रहा है जो दुनिया भर के लोगों की कल्पना को आकर्षित करता है। मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से मनुष्यों ने आकाश की ओर देखा और सोचा कि हमारे ग्रह से परे क्या है। इन वर्षों में प्रारंभिक रॉकेट लॉन्च से लेकर चंद्रमा और उससे आगे के मानव मिशन तक अंतरिक्ष अन्वेषण विकसित हुआ है। आज अंतरिक्ष अन्वेषण एक अभूतपूर्व दर से आगे बढ़ रहा है, जिसमें निजी कंपनियां और सरकारी एजेंसियां संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य और संभावित विकास का पता लगाएंगे जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दे सकते हैं। 1. निजी अंतरिक्ष पर्यटन। हाल के वर्षों में स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन में प्रगति कर रही हैं। सबऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट में अग्रणी इन कंपनियों के साथ व्यक्तियों के लिए अंतरिक्ष यात्रा के रोमांच का अनुभव करना अधिक संभव होता जा रहा है। वर्तमान में वर्जिन गैलेक्टिक ने पहले से ही अपने स्पेसफ्लाइट्स के लिए 600 से अधिक टिकट बेचे हैं, जिनकी कीमत लगभग $250,000 प्रति व्यक्ति है। स्पेसएक्स 2023 में जापानी अरबपति योसाकु मेजवा और कलाकारों के एक समूह के साथ चंद्रमा के चारों ओर एक अंतरिक्ष पर्यटन मिशन शुरू करने की भी योजना बना रहा है। चूंकि ये कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखती हैं, इसलिए संभावना है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा रोमांच और आराम का एक सामान्य रूप बन जाएगी। अगर आपको स्पेस और साइंस में रुचि है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 2. डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन की सफलता के साथ, जिसने 2015 में प्लूटो से उड़ान भरी थी, और नासा के मार्स रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा मंगल की चल रही खोज, हमारे सौर मंडल और उससे आगे की दूर तक की खोज में नए सिरे से रुचि है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस्ट मिशन 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है और गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो सहित बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाएगा। बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन भी 2020 के मध्य में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एक उपसतह महासागर है जो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकता है। इन मिशनों और अन्य मिशनों के साथ वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे हमारे सौर मंडल और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 3. क्षुद्रग्रह खनन। क्षुद्रग्रहों में पानी, खनिज और धातु जैसे मूल्यवान संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग के लिए पानी जैसे संसाधनों को निकालने के लक्ष्य के साथ ग्रहों के संसाधन और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां पहले से ही क्षुद्रग्रहों को खनन करने के लिए तकनीक विकसित कर रही हैं। इसके अलावा क्षुद्रग्रहों पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है, जो अंतरिक्ष यान को आगे की यात्रा करने और अधिक दूर के स्थानों का पता लगाने की अनुमति देगा। जबकि क्षुद्रग्रह खनन अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है,
इसमें भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन उपयोग का एक प्रमुख पहलू बनने की क्षमता है। क्या हम कभी स्पेस में खनन या माइनिंग कर पाएंगे? नेचर कमेंट में बताएं। 4. अंतरिक्ष आवास। जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है, वैसे वैसे आवासों का विकास और दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए रहने की जगहों का विकास तेजी से महत्वपूर्ण होता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस 20 से अधिक वर्षों से कक्षा में है और इसने अंतरिक्ष में रहने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है, लेकिन यह एक स्थायी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। नासा का गेटवे कार्यक्रम एक चंद्र कक्षीय स्टेशन विकसित कर रहा है जो चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकता है। बिगेलो एरोस्पेस जैसी निजी कंपनियां भी इन्फ्लेटेबल आवास विकसित कर रही हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मिशनों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा नासा का 3D प्रिंटेड हैबिटेट चैलेंज अन्य ग्रहों पर आवास बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग के उपयोग की खोज कर रहा है। इन विकासों के साथ मानव के अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और काम करने की संभावना तेजी से यथार्थवादी होती जा रही है। 5. इंटरस्टेलर यात्रा। इंटरस्टेलर यात्रा या स्टार सिस्टम के बीच यात्रा अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में है, लेकिन इसे वास्तविकता बनाने के लिए तकनीक विकसित करने में रुचि बढ़ रही है। समलन प्रणोदन जैसी अवधारणाएं जो जोर उत्पन्न करने के लिए परमाणु समलन का उपयोग करती है, और एंटीमेटर प्रणोदन जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एंटीमेटर कणों का उपयोग करती है, को इंटरस्टेलर यात्रा के संभावित तरीकों के रूप में खोजा जा रहा है। इसके अलावा ब्रेकथ्रू स्टारशॉट पहल जैसी परियोजनाएं छोटे अंतरिक्ष यान के उपयोग की खोज कर रही हैं, जिसे नैनोक्राफ्ट कहा जाता है, जिसे अन्य स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली लेजर बीम द्वारा चलाया जा सकता है। जबकि इंटरस्टेलर यात्रा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करती है, इन विकासों से पता चलता है कि यह असंभव नहीं है और मनुष्य अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको अलगता है हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे तो लाइक और कमेंट करें। 6. अन्य ग्रहों का औपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन। जैसे जैसे पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य ग्रहों का उपनिवेशीकरण एक आवश्यकता बन सकता है। मंगल को अक्सर उपनिवेशीकरण के संभावित उम्मीदवार के रूप में उद्धृत किया जाता है। नासा पहले से ही बढ़ते भोजन पर शोध कर रहा है और ग्रह पर स्थायी आवास बना रहा है। स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां भी भविष्य में मंगल ग्रह पर स्थायी बंदोबस्त स्थापित करने की मंशा जता चुकी हैं। 7. अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा। पृथ्वी की बढ़ती ऊर्जा मानवों और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता के कारण अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की खोज हुई है। अवधारणा में सौर ऊर्जा स्टेशनों को अंतरिक्ष में रखना शामिल है जो सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करेगा और इसे माइक्रोवेव या लेजर के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लाएगा। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा के लाभों में सूर्य के प्रकाश की निरंतर पहुंच और वायुमंडलीय हस्तक्षेप की कमी शामिल है। 8. अंतरिक्ष मलबे को हटाना। कक्षा में उपग्रहों और अंतरिक्ष कबाड़ की बढ़ती संख्या के साथ अंतरिक्ष मलबे का मुद्दा एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। भविष्य में अंतरिक्ष मलबे को हटाना अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन सकता है। जाल, हार्पून और लेजर सहित मलबे को हटाने के लिए वर्तमान में विभिन्न तरीकों की खोज की जा रही है। 9. अंतर्ग्रहीय संचार। जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष में और अन्वेषण करता है, विश्वसनीय अंतर्ग्रहीय संचार की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में मंगल ग्रह से परे अंतरिक्ष यान के साथ संचार सीमित है और सिग्नल में देरी कई घंटों तक हो सकती है। भविष्य में संचार प्रौद्योगिकी में विकास और उपग्रहों और रिले सिस्टम का उपयोग पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच तेज और अधिक विश्वसनीय संचार की अनुमति दे सकता है। 10. अंतरिक्ष आधारित निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। अंतरिक्ष का माइक्रोग्रेविटी वातावरण निर्माण और प्रयोग के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। भविष्य में ये संभव है कि 3D प्रिंटिंग जैसी निर्माण प्रक्रियाएं अंतरिक्ष में की जा सके। अंतरिक्ष आधारित निर्माण के लाभों में उन सामग्रियों का उत्पादन शामिल है जिन्हें पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता है और नई तकनीकों और उत्पादों के विकास की संभावना है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य एक आशाजनक और रोमांचक क्षेत्र है जिसमें सफलताओं और प्रगति की संभावना है जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती है। निजी अंतरिक्ष पर्यटन, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण, क्षुद्रग्रह खनन, अंतरिक्ष आवास और इंटरस्टेलर यात्रा की संभावना के साथ अन्वेषण और खोज के अवसर अनंत हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना के बारे में बेहतर समझ हासिल करेंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं अनंत हैं।
अगर आप दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें, या आप दुनिया के 10 खतरनाक जानवर देखना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मध्य लोगो पर क्लिक करें।